हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ट्यूशन वाले में। आज हम शुरू करेंगे नया वीडियो लेक्चर श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम पहले ये समझते हैं ये श्रीलंका में जो बहुसंख्यकवाद है ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो चलो समझते हैं। पहले मैं ये बताता हूँ बहुसंख्यक क्या होता है। अब जब किसी देश में एक ही प्रकार के बहुत सारे जाति के लोग या समूह के लोग रहते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, बहुसंख्यक। जैसे हिंदुस्तान में क्या है, हिंदू हैं, तो हिंदू को हम क्या कह सकते हैं, बहुसंख्यक। अब बहुसंख्यकवाद क्या होता है। अब बहुसंख्यकवाद का मतलब होता है जब बहुसंख्यक लोग अपनी मन मर्जी चलाते हैं उसे कहते हैं बहुसंख्यकवाद। पर कहते हैं, और यहाँ पर अल्पसंख्यक के साथ क्या करते हैं, भेदभाव, उनकी अनदेखी करते हैं, तो इसे कहते हैं बहुसंख्यकवाद। एक तरह से ये कह सकते हो कि बहुसंख्यक लोग अपनी मन मर्जी थोपना चाहते हैं अल्पसंख्यक के ऊपर, और वो उनको कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो अल्पसंख्यक है। तो एक तरह से ये हुई मन मर्जी चलाना अपने देश के ऊपर और वहाँ के लोगों के ऊपर, तो इसे कहते हैं बहुसंख्यकवाद। अब हम ये समझेंगे कि श्रीलंका में ऐसा क्या हुआ कि उसे हम बहुसंख्यक, श्रीलंका का बहुसंख्यकवाद कहते हैं। ऐसा क्या किया वहाँ के बहुसंख्यक लोगों ने अल्पसंख्यक के साथ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। अब देखो, सन 1948 में जो श्रीलंका है वो आज़ाद हो जाता है। कब होता है आज़ाद, 1948 में। सिल्ली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। अब देखो, जो सिल्ली समुदाय के नेता थे, बहुसंख्या, देखो वहां पर सिल्ली समुदाय के लोग ज्यादा थे, तो उस बल पर वो ना शासन पर काबिज होना चाहते थे, मतलब कि शासन पर कब्जा करना चाहते थे। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिल्ली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। अब वो क्या, वहाँ जो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार थे उसमें सिल्ली समुदाय के लोग ज्यादा थे, तो उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिससे बहुसंख्यक लोगों को फायदा हो। बहुत सारी योजना निकाली, किसके निकाली, खाली बहुसंख्यक के लिए। यहाँ बहुसंख्यक कौन सी जाति है, सिल्ली। अब देखो बहुसंख्यक परिस्थिति क्या होती है। बहुसंख्यक परिस्थिति का मतलब होता है सरकार द्वारा बहुसंख्यक लोगों को फायदा पहुंचाना और उनको देखते हुए फैसले लेना। सारे फैसले बहुसंख्यक लोगों के लिए ही लेना। अल्पसंख्यक के साथ हमेशा क्या करना, भेदभाव या उनकी अनदेखी करना। इसे कहते हैं बहुसंख्यक परिस्थिति। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिल्ली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब देखो, इन्होंने पहला चेंज क्या किया, देखो 1956 में उसने एक बदलाव किया जहां पर उन्होंने तमिल को हटाकर, मतलब तमिल को दरकिनार कर दिया और खाली सिल्ली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, जिससे कि तमिल लोगों की यहाँ तो अनदेखी कर दी गई। एक तरह से तमिल भाषा को क्या कर दी गई, अनदेखी। किसने कर दी, सिल्ली लोगों ने। ये पहला बदलाव था। अब दूसरा बदलाव, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिल्लियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। अब वहाँ देखो क्या हुआ। अब दूसरा बदलाव क्या किया, वहां पर विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिल्लियों लोगों को प्राथमिकता देने लगे। प्राथमिकता मतलब पहले उनको मौका दिया जा रहा और यहाँ पे किसको मौका नहीं दिया जा रहा, यहाँ पर श्रीलंकाई तमिलों को मौका नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर उनके साथ क्या किया जा रहा है, भेदभाव। तो दो बदलाव हो गए। अब तीसरा बदलाव देखते हैं। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। अब देखो, नए संविधान में एक और प्रावधान किया गया कि जो सरकार बौद्ध मत को संरक्षण देगी, मतलब उसको बचाएगी और उसको बढ़ावा देगी। मतलब कि जहाँ भी अगर बौद्ध मानने वाले लोग हैं उनको संरक्षण, उनको बचाएगी एक तरह से, और उनको बढ़ावा भी देगी। जैसे मान लो देश के अंदर कहीं मंदिर बनवाना है तो बौद्ध मंदिर बनवा देंगे एक बार के लिए, और कोई सा मंदिर नहीं बनवाएंगे क्योंकि उनको तो बढ़ावा देना है बौद्ध मत को। अब देखो, ये तीनों बदलाव ये श्रीलंकाई तमिलों के खिलाफ है, क्योंकि उनमें से, इन तीनों बदलाव में उनमें से उनके लिए कुछ भी नहीं है। इनमें उनके साथ क्या किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। अब देखो, एक एक करके जो फैसले आए इससे श्रीलंकाई तमिलों में क्या आ गई, नाराजगी आ गई, और शासन को लेकर उनमें क्या आ गया, बेगानापन। मतलब उनको ये लगने लगी है कि सरकार हमारी अनदेखी कर रही है और हमारे साथ क्या कर रही है, भेदभाव। और आपको भी लग रहा होगा सरकार उनके साथ क्या कर रही है, भेदभाव। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्म स्वावलंबी सिल्लियों नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है
अब उनको लगने लग गया कि जितने भी ये बौद्ध मत वाले सिन्नी लोग हैं, ये हमारी संस्कृति और भाषा को लेकर क्या है, आज संवेदनशील है, बल्कि हमारी कोई चिंता ही नहीं है इनको इस देश के अंदर, और हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ये भेदभाव कर रहे हैं। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है, और उनको धीरे धीरे ये लगने लग गया कि सरकार हमें राजनीतिक अधिकारों से क्या कर रही है, वंचित कर रही है, और यहाँ पे किसको मौका दे रही है, खाली सिन्नियों को। धीरे धीरे हम क्या हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। नौकरी और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है। अब देखो, नौकरी और अन्य फायदे वाले कामों में उनके साथ क्या किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, और हमको साफ साफ दिख भी रहा है उनके साथ क्या किया जा रहा है, भेदभाव, और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है, और उनके हितों की भी अनदेखी की जा रही है, हित मतलब उनके फायदे की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिन्नी समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए, और परिणाम यह हुआ, रिजल्ट यह हुआ कि तमिल और सिन्नी समुदाय के बीच में क्या हुआ, संबंध बिगड़ गए। अब देखो बच्चों, मैंने बहुसंख्यकवाद बता दिया है, यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो वही है बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या है, यहाँ देखना एक बार। अब आगे देखते हैं। अब देखो, श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने और क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में शासन समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। अब देखो, श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी क्या बनाई, राजनीतिक पार्टियां। उन्होंने इसलिए बनाई जिससे कि उनको वो भी जाकर सरकार में भाग ले सके और वो भी चुनाव जीत सके। और उनकी दूसरी मांग क्या थी, तमिल को राजभाषा बनाना चाहते थे वो। जैसे वहाँ सिन्नी को उन्होंने राजभाषा बना दिया, ऐसे वो तमिल को भी क्या बनाना चाहते थे, राजभाषा बनाना चाहते थे। और वो चाहते थे क्षेत्रीय स्वायत्तता दे दो। अब क्षेत्रीय स्वायत्तता का मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जहाँ पर श्रीलंकाई तमिल लोग रहते हैं वहाँ पर उनको मौका दो, वो खाली उन्हीं के समुदाय के लोग चुनाव लड़े और वही सरकार में आए और किसी को मौका ना मिले। तो वो चाहते हैं कि क्षेत्र में हमें स्वायत्तता दे दो, हमें देश से मतलब नहीं है, हमें क्षेत्र में स्वायत्तता दे दो, वहाँ पे हम रह सके। स्वायत्तता का मतलब होता है छूट देना। अब इसका मतलब पहले ढंग से समझते हैं। जैसे कि हमारे देश में जम्मू कश्मीर है, अब जम्मू कश्मीर में भारत सरकार ने उन्हें स्वायत्तता दे रखी थी, मतलब कि वह अपने वहाँ के जो विधानसभा में जो कानून पास करते थे वही मान्य होता था। अगर मान लो हम संसद तक कोई कानून पास करते हैं तो वहाँ पर लागू नहीं होता था जब तक वहाँ की विधानसभा से लागू ना करे। तो ये स्वायत्तता होती है। हमारे देश में बहुत सारे राज्यों को स्वायत्तता दे रखी है, छूट दे रखी है किसी न किसी चीज़ में। तो स्वायत्तता का मतलब छूट देना होता है, बाकी राज्यों से ज़्यादा अधिकार भी कह सकते हो आप देना, ये होती है स्वायत्तता। अब देखो, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग को लेकर संघर्ष किया, और वो चाहते थे कि शिक्षा और रोजगार में समान अवसर मिले, जैसे सिन्नी और तमिलों को दोनों को बराबर अधिकार मिले, किसी को ज़्यादा ना मिले, प्राथमिकता किसी को ना मिले। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लेकर नकारा गया, और उनकी जो स्वायत्तता की मांग थी कि हमें तमिल वाली आबादी में स्वायत्तता देते हैं, उनकी मांग को हमेशा क्या कर दिया गया, नकारा गया, बल्कि उनको मना कर दिया कि हम आपको नहीं देंगे। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इल्लम बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। अब उन्होंने श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इल्लम बनाने की मांग करी, मतलब कि स्वतंत्र तमिल जो तमिल वाला भाग है उसको स्वतंत्र करने की कोशिश करी इन्होंने। ठीक है, उसके लिए उन्होंने बहुत सारी क्या बनाई, राजनीतिक संगठन। ये आप क्लास 12 या 11 में पढ़ेंगे, लिट्टे, ये सी का भाग है। ठीक है, तो समझ में आएगा बच्चों कि स्वतंत्र तमिल इल्लम क्यों बनाई गई थी। वो चाहते थे कि यहाँ श्रीलंकाई तमिल जहाँ रहते थे उनको आज़ाद कराना, और वो वहाँ एक तरह से आज़ाद देश घोषित करना एक तरह से। इसलिए उन्होंने बहुत सारी क्या बनाई, राजनीतिक संगठन। अब श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। अब इन दोनों के बीच में धीरे धीरे क्या होगा, अविश्वास मतलब दोनों का एक दूसरे विश्वास नहीं रहा। अब धीरे धीरे क्या होगा, टकराव हो गया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। अब यह टकराव किसमें हो गया, गृह युद्ध। अब ये गृह युद्ध क्या होता है, ये नया शब्द है, आपने कभी सुना नहीं होगा, बताता हूँ गृह युद्ध क्या होता है। गृह युद्ध का मतलब होता है एक तरह देश एक तरह से घर होता है, तो घर के अंदर युद्ध। अब सरकार के खिलाफ वहाँ की जब जनता उनके खिलाफ विरोध करती है, और वो विरोध ऐसा लगे कि जैसे युद्ध हो रहा है सरकार के खिलाफ, तो हम कह सकते हैं वो क्या है, गृह युद्ध। ठीक है, तो गृह युद्ध समझ में आएगा किसे कहते हैं। तो बच्चों आपसे क्वेश्चन है, गृह युद्ध किसे कहते हैं, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे मुझे, गृह युद्ध किसे कहते हैं। जब किसी देश के अंदर सरकार के खिलाफ जनता विरोध करती है और वे विरोध ऐसा लगे कि वह युद्ध जैसा लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, गृह युद्ध। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके थे। अब देखो क्या हुआ, परिणाम स्वरूप वहाँ पे दोनों पक्ष के अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए।
अब देखो बहुत सारे लोग यहाँ से अपने देश से भागकर दूसरे देश में चले गए, जो शरणार्थी बन के रहने लग गए। अब शरणार्थी का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई श्रीलंका से आकर भारत में रहता है, तो इस भारत देश का तो नागरिक नहीं है, वो श्रीलंका का नागरिक है, मगर वो भारत में रह रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, शरणार्थी। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। अब वहाँ पर कई लोगों की क्या चौपट होगी, रोजी रोटी, बल्कि धंधा चौपट हो गया। आपने पढ़ा है 10वीं कक्षा की अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक और विकास और शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा रहा है। बात करें हमारे आसपास के देशों में, तो श्रीलंका का रिकॉर्ड ना हमें बहुत अच्छा रहा है, विकास में, शिक्षा में और स्वास्थ्य में उन्होंने बहुत अच्छी प्रगति करी है वहाँ पर इस मामले में। पर वहाँ के गृह युद्ध में मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा हुई। अब वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क में क्या होगी, सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां आ गई। आर्थिक जीवन में उनके पैसे की कमी हो गई। अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी है, समाज एक दूसरे विश्वास कर नहीं रहा है और आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। और 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ, और 2009 में इस गृह युद्ध का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो बच्चों ये वीडियो लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर समझ में ना आए तो डिसलाइक करना, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा।